जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स 2025। करंट अफेयर्स 2025। अगर मैं 2025 की बात करूं तो जनवरी से लेकर जो करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा उसके बारे में दिन प्रतिदिन हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे जनवरी महीने का पूरा करंट का एनालिसिस। और 10 दिन के अंदर में जितना भी जनवरी में घटनाएं हुई हैं, समसामयिक घटनाओं के बारे में आपको इस क्लास के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी सुबह 6 बजे। ठीक है, तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई सुबह के साथ जनवरी 2025। और आज का पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा उसका नाम होगा क्यूबा। तो देखिए, अगर मैं क्यूबा की बात करूं तो पहले आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे छोड़ता हूं कि बताइए क्यूबा की राजधानी क्या है ना। तो जब ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपको क्यूबा की राजधानी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना कि क्यूबा की कैपिटल क्या होगी। बात करेंगे क्यूबा, तो यहां पर अभी एक हरिकेन आया हुआ है, एक तूफान आया और उस तूफान का नाम रखा था राफेल। क्या था? राफेल। तो इस तूफान का नाम जो राफेल रखा गया, यहां पर थोड़ी सी घटनाएं हुई, उसके कारण भारत ने क्या किया है, यहां पर अपनी हेल्प भेजी है, भारत ने इसको मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, भारत ने हरिकेन राफेल, भारत ने हरिकेन राफेल से निपटने के लिए क्यूबा में सहायता भेजी। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां पर हरकेन नामक मतलब राफेल नामक हरकेन आया हुआ था, तूफान आया हुआ था, चक्रवात आया हुआ था। उस चक्रवात से निपटने के लिए भारत ने क्या किया है, यहां पर अपनी सैन्य सहायता भेजी है। जो भी हम सहायता कर सकते हैं वो हमारा देश इसको सहायता करेगा। ठीक है, हम बात करेंगे क्यूबा कहां पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे कैरेबियन सागर। तो इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कहां पर इसकी लोकेशन होगी, तो इसकी लोकेशन है कैरेबियन सागर में। और कैरेबियन सागर का ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, द्वीपीय देश कह लो, द्वीपीय समूह कह लो। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश किसका? कैरेबियन सागर का। और इसकी स्थिति कहां पर होगी, तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का यह भाग है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे यह है वेस्ट इंडीज का भाग है। भाग हमें मालूम पड़ गया वेस्ट इंडीज का है। कौन से सागर में स्थित है, तो आप बताएंगे कैरेबियन सागर में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? काइटो। तो इसकी लंबी नदी का आप नाम याद कर लो, सबसे लंबी नदी काउटो। सबसे लंबी नदी आप याद करेंगे काउटो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया क्यूबा की राजधानी क्या होगी। ठीक, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन टॉपिक है, मेन जो याद रखने के लिए, वो आप नाम रखेंगे राफेल।
ठीक, इसकी लोकेशन याद रखना कहां पर स्थित है, वेस्ट इंडीज में स्थित है, कैरेबियन सागर का ये भाग है, कैरेबियन सागर में स्थित है, और इसकी सबसे लंबी नदी है काउटो। इसकी जो आपको राजधानी मैंने बताई थी कि राजधानी, है ना, तो जो भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, जवाब बहुत बढ़िया दिया है। तो राजधानी इसकी क्यूबा की हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि जब कभी किसी भी देश में घटना होती है तो उसकी राजधानी हमें पता होना चाहिए, कौन सी सहायता किस देश ने भेजी है वो पता होना चाहिए, और ये कहां पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहां होगी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा घाना। नेक्स्ट रहेगा घाना। तो घाना की बात करें तो ये भी एक देश है ना, जैसे क्यूबा एक देश था वैसे घाना भी एक देश है। तो आप बताएंगे कि घाना की राजधानी क्या है, घाना की कैपिटल क्या है। जब तक मैं आपको जिसकी जानकारी देता हूं, और तब तक आप घाना की राजधानी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो घाना की बात करें, एक मिनट, घाना के अभी राष्ट्रपति ने शपथ ली है। ठीक है, तो उस शपथ की बात करेंगे तो उसका नाम है जॉन महामा। जॉन महामा। जॉन महामा ने तीसरे कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल, तो आप याद रखेंगे जॉन महामा ने तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो ये जॉन महामा है अभी ये राष्ट्रपति हो गए हैं कहां के, घाना के, और इन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल, मतलब तीसरी बार ये बन रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, और तीसरे कार्यकाल के लिए वहां पर शपथ ली है। ठीक, आगे बात करेंगे घाना किस क्षेत्र का देश है, तो आप याद रखेंगे यह है पश्चिमी अफ्रीका। शॉर्ट में लिखता हूं पश्चिमी अफ्रीका का देश है, पश्चिमी अफ्रीका का देश है। और कहां पर स्थित होगा, तो आप याद रखेंगे गिनी की खाड़ी में। तो मैं इसको लिखूंगा, यह है गिनी की खाड़ी में स्थित है। तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, कौन सी खाड़ी में स्थित होगा, तो यह गिनी की खाड़ी में स्थित होगा। ठीक है, और ये किस क्षेत्र का है, तो बताएंगे किस महाद्वीप का है, तो अफ्रीका का है, वो भी पश्चिमी अफ्रीका का देश है, गिनी की खाड़ी में स्थित है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखेंगे कि घाना को हम एक नाम से और जानते थे, जिसका नाम था गोल्ड कोस्ट। क्या नाम था, गोल्ड कोस्ट। तो लिखें इसको कि 1957 में आजादी से पहले, आजादी से पहले, मतलब जब इसको आजादी नहीं मिली थी, है ना, तो 1957 में आजादी से पहले इसे गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट कहते थे। तो हम याद रखेंगे इसका नाम क्या हो गया, गोल्ड कोस्ट। इतनी बात क्लियर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए प्रमुख बातें और रहेंगी कि ये किस चीज के लिए फेमस रहा है। तो यहां पर स्वर्ण सर्वाधिक मिलता है, कोको सर्वाधिक मिलता है। तो कोको और स्वर्ण के मामले में ये सबसे अग्रणी देश होगा। तो हम लिखेंगे इसको, यह स्वर्ण कॉमा कोको, स्वर्ण कॉमा कोको का विश्व में सबसे अग्रणी, है ना, अग्रणी उत्पादक कह दो, विश्व में अग्रणी उत्पादक है।
अग्रणी उत्पादक है। तो ये कुछ मुख्य जानकारी रही, लेकिन एक आप नाम आपको याद रखना है, जोहन महामा, इन्होंने शपथ ली है। याद रखेंगे पश्चिम अफ्रीका का है, गिनी की खाड़ी में स्थित है। आज़ादी से पहले घाना को हम गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे और विश्व में ये स्वर्ण और कोको के लिए फेमस रहेगा। इसकी कुछ नदियां याद रखेंगे और सबसे ज्यादा नदियों में एक लिंक रहेगा बोल्टा। तो बोल्टा अगर जिस शब्द के पीछे भी लगा है तो समझ जाएंगे कि वो घाना की ही नदियां हैं, है ना। तो कुछ नदियां मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, इसकी प्रमुख नदियां। जैसे मैंने लिखा बोल्टा, एक नदी का नाम है बोल्टा, एक का नाम है ब्लैक बोल्टा, ब्लैक बोल्टा। तो बोल्टा से याद रहेगा आराम से, तो ब्लैक बोल्टा। एक होगा व्हाइट बोल्टा, व्हाइट बोल्टा, याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो नाम है प्रा, एक नदी का नाम है प्रा, एक नदी का नाम है तानो। क्या होगा? तानो। एक प्रा और तानो आदि, ये कुछ इंपोर्टेंट नदियां हमने देख ली, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा था कि घाना की राजधानी क्या होगी, कमेंट बॉक्स चेक करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप दे पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। इसकी कैपिटल, तो कैपिटल है भाई, क्या बताया था आप लोगों ने अभी, अक्रा। क्या नाम है? अक्रा। तो दोस्तों ये दो टॉपिक आपके रहे, पहला क्यूबा और दूसरा घाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, घाना की अक्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखिए हमारी जो ये क्लास रहेगी, है ना, आपको बता दूं जो आप मंथली मैगजीन खरीदते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको मंथली मैगजीन में रुपए ना खर्च करने पड़े। जितने भी टॉपिक आएंगे जनवरी की मंथली मैगजीन में, है ना, मैं कोशिश करूंगा वो सारे टॉपिक मैं आपके सामने यहां पेश कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी एग्जाम के लिए एक सफिशिएंट क्लास रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा अज्जी खड्ड पुल। क्या होगा? अज्जी खड्ड पुल, अज्जी खड्ड पुल, अज्जी नहीं है, अंजी है, ठीक है, अंजी। तो सुने, अगर मैं अंजी खंड पुल की बात करूं तो अंजी खंड पुल अभी बन चुका है। और अंजी खंड पुल कहां बना? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर यह पुल बनाया गया। और अंजी नदी किसकी सहायक है उसके बारे में जानकारी अभी हम लेंगे, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताइए, जम्मू कश्मीर हमने देखा, है ना, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगी, है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे पता है कि सभी को पता होगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं जब तक मैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपको देता हूं। तो इसमें हम लिखेंगे भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल, भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल का निर्माण किया। का निर्माण किया। आप लोग मेरे साथ साथ पूरा ये लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा एकदम नोट्स बना सकते हैं। जैसे हमारी मंथली मैगजीन आती है ना, करीब 20 पन्नों की, 20 पेज की, तो पूरा ये आप बनाएंगे साथ साथ, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा याद होगा, ठीक है। कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिए। तो अंजी खड्ड पुल की बात करें, अंजी खड्ड पुल कहां पर बनाया गया ये हमने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर में। लेकिन किसने बनाया? तो आप देख रहे हैं भारतीय रेलवे ने। पहला ये रेल, पहला
पहला बनाया। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले स्टेट रेल पुल का निर्माण किया, और कहां पर? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। तो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में। आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 3 जगह है। एक ऊधमपुर है, और दूसरा नाम है श्रीनगर, बारामूला। ठीक है, तो ये 3 नामों को आप याद रखिए। जम्मू कश्मीर में तो है, जिला कौन सा है? रियासी जिला है। ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। ठीक है, याद कर लो, ऊधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं USBRL। इसको USBRL क्यों बोला गया? तो आप देखो, U ऊधमपुर, S श्रीनगर, B बारामूला, R रेल, L लिंक। तो ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। तो ये 3 जगह को मिलाकर हमने क्या किया? एक पुल बनाया जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल। और अंजी खड्ड पुल याद रखना है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। याद हो गया आराम से? बस आप ऐसे ही बस सुनते रहिए, आप सुनते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। ठीक है, और कॉपी और पेंसिल जरूर साथ लेके बैठे, एक अच्छे छात्र की तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 725 मीटर। लंबाई कितनी ही रहेगी? तो लंबाई रहेगी 725 मीटर। ठीक है, 725 मीटर लगभग में है। और एक काम करते हैं, 0.5 और बढ़ा दीजिए, है ना, पूरा फिक्स कर दीजिए। तो आप याद रखेंगे 725.5। 725.5 इसकी लंबाई रहेगी। और मैंने अभी आपको बताया अंजी नदी के ऊपर, अंजी नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? 331 मीटर। अंजी नदी से लिख दो, अंजी नदी से 331 मीटर ऊंचा बनाया गया। तो इसकी ऊंचाई हमने देख ली। जो अंजी नदी बहेगी, अब मान लो ये नदी बह रही है, तो इससे 331 मीटर ऊंचा ये पुल रहेगा, और पुल पे से हम लोग निकल रहे हैं, है ना, जिसका नाम रहेगा अंजी खड्ड पुल। आपको 100% ही याद होगा, बस आपको सुनना ही सुनना है। नेक्स्ट आगे बात करें कि ये जो अंजी नदी है, अंजी नदी चिनाब की सहायक नदी है ना। अब हमें एक नदी और मिल गई जिसका नाम है अंजी नदी। और अंजी नदी सहायक किसकी होगी? चिनाब की सहायक। और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूं कि बताइए, चिनाब नदी कौन से राज्य में बहती है? चिनाब नदी किस नदी की सहायक है? चिनाब नदी कहां से निकलती है और किस राज्य से निकलती है? ठीक, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले से भी और स्टडी कर रहे हैं, और चैनलों से, अपने नोट्स से, अपनी बुक से, है ना। तो इसका जवाब आप दीजिए, आपका रिवीजन भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक रहेगा, उसका नाम है गुरुड़ाक्षी। अगला टॉपिक है गुरुड़ाक्षी। ये गुरुड़ाक्षी क्या है ना, इंपोर्टेंट। एक परियोजना चलाई गई है, एक ऐप चलाया गया है, लॉन्च किया गया है, ऐसा समझ लो, है ना। एक कि गुरुड़ाक्षी जो है कर्नाटक में चलाई गई है, और ये किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अगर वनों में कोई भी अपराध होता है, वनों में कुछ भी, आपको जैसे मान लो मैं किसी वन वाले क्षेत्र में रह रहा हूं, है ना, कर्नाटक के,
तो वहां पर मुझे ये दिखता है कि रात में वन में मुझे कुछ हलचल मालूम पड़ रही है कि वनों में कुछ चोर डाकू वगैरह कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसे किसी हिरण को मारना, शिकार करना, पेड़ों को काटना, है ना। तो मैं ऑनलाइन गुरुड़ाक्षी से FIR मतलब शिकायत कर सकता हूं कि मैंने यहां पर कुछ दृश्य देखा है, आप लोग यहां कार्रवाई कीजिए। तो गुरुड़ाक्षी के माध्यम से क्या होगा, वहां अंकुश लगाया जाएगा। और ये कहां पर शुरू किया गया, तो याद रखेंगे कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। तो लिखिए, आप इसको लिखेंगे कर्नाटक के वन्य जीव अपराधों पर। लिखें लिखें कर्नाटक के वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई। लगाने के लिए गुरुड़ाक्षी ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई। तो याद रखना है, ये एक ऑनलाइन प्रणाली है, ठीक है ना। हम लोग सीधे अपने फोन के माध्यम से कर देंगे कि भाई यहां पे कुछ हलचल नजर आ रही है, ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, कर्नाटक में आप बताएंगे, मैं आज आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूं, ठीक है। वैसे ये क्लास जो रहेगी, हम लोग इसमें स्टैटिक प्लस जीके प्लस करंट, हम तीनों ही करेंगे इसमें। लेकिन आपके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि बताओ कर्नाटक की कैपिटल क्या है। ओके, कर्नाटक भारत के पश्चिम तट में है या पूर्वी तट में है, यह आपको बताना है। कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, यह आपको जवाब देना है, ठीक है। और जो जवाब देगा वो एक अच्छा छात्र कहलाएगा, एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, फोन से एक पॉइंट और लिख दूं जैसे कि आपको जानकारी मिल जाए। फोन से बन लिखो, फोन से वन अपराधों की शिकायत, वन अपराधों की शिकायत। तो दोस्तों, ये रहा गुरुड़ाक्षी। एक हमने देखा घाना, एक देखा क्यूबा, एक देखा अंजी खड्ड पुल, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, है ना। ऑटोमेटिक याद है ना। नेक्स्ट हमने देखा था गुरुड़ाक्षी। अगला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा पोलर वोर्टेक्स। और पोलर वोर्टेक्स अभी आपको समझाते हैं क्या है ये। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, है ना। एक लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, आपको बता पा रहा हूं, और उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए एक एक जानदार क्लास लेकर आऊं करंट की। और मैंने आपको एक सेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में है, बहुत ही जल्दी हम लोग एकदम स्पीड पे आ जाएंगे, है ना। क्योंकि मेरे पास नेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ 5G की भी व्यवस्था, 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। और 5G नेटवर्क ना आने की वजह से, क्योंकि मैं एक गांव वाले क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूं और हमारे गांव के पास कोई भी 5G नेटवर्क है ही नहीं, ठीक है। उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, कि मैं आपको ऑनलाइन चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ, लाइव नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत ही कम दे पा रहा हूँ लाइव चीज़ें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स, ये पोलर वोर्टेक्स क्या है ना। तो पोलर वोर्टेक्स की बात करें, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों पर जो भी हवाएं चलती हैं, जो भी चक्रवात टाइप का तूफान चलता है, तो कभी कभी पोलर वोर्टेक्स हम इसको कहते हैं। और पोलर वोर्टेक्स दो प्रकार के होते हैं, पोलर वोर्टेक्स दो प्रकार के होंगे। एक होगा क्षोभीय मंडल पोलर वोर्टेक्स, एक होगा समताप मंडल पोलर वोर्टेक्स।
ये दो प्रकार। क्षोभीय मतलब क्षोभ मंडल में होगा, समताप मंडल समताप मंडल में होगा। उसी के बारे में जानकारी देंगे। और ये पोलर वोर्टेक्स की वजह से होता क्या है, तो मेन मुद्दा ये समझ लो कि पोलर वोर्टेक्स से अमेरिका में ठंड पड़ती है। अमेरिका में जो शीत लहरें हो जाती हैं, सबसे ज्यादा ठंड अभी जो पड़ रही है पोलर वोर्टेक्स के कारण, वो अमेरिका में पड़ रही है। और पोलर वोर्टेक्स अगर ये बढ़ता है तो इससे भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। भारत में जो जाड़ों में बारिश होती है, तो हम एक नाम तो जानते हैं कि क्या, कि पश्चिमी विक्षोभ। अगर मैं भारत की बात करूं, है ना, तो यदि हम अपने भारत की बात करें तो भारत में जाड़ों में, शीत ऋतु में, यहां से जो चक्रवात आते, यहां से जो मानसून आते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के इस पश्चिमी राज्यों में बारिश होती है ना। और जाड़ों में यहां पर क्या होता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में यहां पर बर्फबारी होती है। ठीक, तो पोलर वोर्टेक्स से ही ये पश्चिमी विक्षोभ भी आते हैं। तो सीधा सा मैंने आपको बता दिया, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ठंड पड़ेगी। और इसके कारण सर्वाधिक ठंड कहां पड़ेगी, अमेरिका में। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। इसके कारण अमेरिका में ठंड बढ़ी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो ये जानकारी हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे, आईएएस का एग्जाम देंगे, तो जो हम लोग आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पोलर वोर्टेक्स यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय, क्षोभ मंडलीय, क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर, ध्रुवीय भंवर। एक हमने देख लिया क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर, पोलर मतलब ध्रुवीय, वोर्टेक्स भंवर। ठीक है, एक होता है हमारा समताप मंडलीय, समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर, समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर। आगे बात करें, अगर क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक विस्तृत होगा, तो हम इसकी बात करें 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई, ऊंचाई तक। मतलब धरातल से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक तो क्या मिलेगा हमें, क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर मिलेगा, वोर्टेक्स बोलर मिलेगा। और ये किसमें मिलेगा, क्षोभ मंडल में मिलेगा। क्योंकि हमारे वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। समताप मंडल की बात करें तो ये 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, ऊंचाई तक कहां मिलेगा, तो ये समताप मंडल में मिलेगा। ठीक है, कहां से कहां तक, 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक हमें ये मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे बात करें, इसमें क्या था, तो बताया था यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, दोनों ध्रुवों पर संचरण करता है, करता है। और निम्न दाब वाली, निम्न दाब वाली हवा का क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक पृथ्वी बनाई है ना, तो ये और यहां, ठीक है, तो दोनों ध्रुवों पर रहेगा, दोनों ध्रुवों पर संचरण करेगा। और कैसी हवा है ये, निम्न दाब
वाली हवा है। तो एक उच्च दाब वाली हवा होती है, एक निम्न दाब वाली होती है। तो ये कैसी रहेगी? ये निम्न दाब वाली हवा होगी। और इससे घटना क्या क्या होगी? तो घटना मैंने आपको बताई थी, इससे आर्कटिक ब्लास्ट होगा। इससे प्रभाव क्या होगा? इससे प्रभाव एक तो भाई होगा आर्कटिक ब्लास्ट, आर्कटिक ब्लास्ट हो जाएगा। आर्कटिक ब्लास्ट से बहुत नुकसान होगा। दूसरा, ओजोन क्षरण होगा, ओजोन का क्षरण। ठीक है, तो दूसरी घटना होगी जो ओजोन हमारी परत है ना, उसका क्षरण होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि आपको भारत में पश्चिमी विक्षोभ की घटना क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ की घटना हो जाएगी। तो पोलर वोर्टेक्स दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको सीधे सीधे ये समझ में आ गया कि ये बहुत सारे कारण करता है। पहला कारण अमेरिका में ठंड का बढ़ाना, पश्चिमी विक्षोभ का लाना, ओजोन के परत का क्षरण करना और आर्कटिक ब्लास्ट करना। और ये कहां होगा? तो ये हमारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाएगा। और ये हवा कैसी होगी? तो ये हवा होगी हमारी निम्न वायु दाब वाली। ये हमने चीजें इसमें जानी। अभी एक टॉपिक वर्तमान में इंडियन ज्योग्राफी में बदला जाएगा, और मुझे नहीं पता कि अभी किताबों में करेक्शन हुआ है या नहीं, क्योंकि जो भारत की तटरेखा है ना, तो भारत की तटरेखा में बहुत बदलाव हो गया है। और जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उस बुक में आप याद रखेंगे कि भारत की तटरेखा वाला टॉपिक अपने नोट्स में चेंज कर लें, अपनी बुक में चेंज कर लें। जब एक नया संस्करण आएगा उसी में चेंज होगा, है ना। तो सुनिए, हम डालेंगे हेडिंग भारत तटरेखा की पुनर्जनगणना या पुनर्गणना। भारत तटरेखा की पुनर्गणना। भारत तटरेखा की पुनर्गणना 2024-25, है ना। 2024-23-24 कहेंगे, 24-25 में तो हुआ ही नहीं, है ना। चलो इसको तो मैं बात कर लेता हूं, इसको हटा। तो सुनो, भारत की तटरेखा मैं एक बार बना देता हूं। ये हमारा भारत है, देखिए। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। और भारत की बात करें तो इधर ये रहेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या रहेगा? अरब सागर, अरब सागर। और नीचे क्या रहेगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर, है ना। ये हम जानते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर ये 5 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? 5। भारत के पूर्वी तट पर 4 राज्य आते हैं, ठीक है। और 5 और 4 मिलाकर भारत के तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? कुल मिलाकर पूरे के पूरे 9 राज्य तट रेखा पर सीमा बनाते हैं। सन 1970 में जब ये पुनर्गणना हुई थी, तो वहां पर एक तय हुआ था, नापी गई थी। तो हमने देखा कि गणना में 7516 किलोमीटर तट रेखा है भारत की। भारत की कुल, मतलब अंडमान निकोबार यहां स्थित है, लक्षद्वीप यहां स्थित है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर कुल की बात करें तो कुल 7516 तटरेखा रही। लेकिन आज 2023-24 को पूरा कंप्लीट करने के बाद दोबारा से पुनर्गणना हुई है, और उस गणना में 11,098 किलोमीटर तटरेखा पाई गई। जो पहला स्थान मिला वो गुजरात को मिला। गुजरात भी तटरेखा के मामले में पहले ही स्थान पर था, और आज भी अपना स्थान बिल्कुल बरकरार बनाए हुए है। कौन? गुजरात। लेकिन वही बात करें, दूसरे नंबर पर पहले हुआ करता था आंध्र प्रदेश, आंध्रा।
लेकिन आज आंध्रा नीचा हो गया, मतलब थर्ड नंबर पे आ गया, और दूसरे नंबर पे हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु दूसरा हो गया और तीसरे नंबर पे हो गया आंध्र प्रदेश। ये हम जानकारी लेंगे। और सबसे ज्यादा जो तटरेखा बड़ी है वो पश्चिम बंगाल की बड़ी है, पश्चिम बंगाल। और सबसे कम तटरेखा किसकी बड़ी है, तो हम बता रहे होंगे केरल की। किसकी? केरल। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें लिखनी है। अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। 1970 में तटरेखा 1970 में तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर थी। लेकिन 2023-24 में यह 11,098 किलोमीटर हो गई है। 11,098 किलोमीटर हो गई। आगे बात करेंगे कितना परसेंट बढ़ी है, तो हम याद कर लेंगे 48% की वृद्धि। 48% की वृद्धि हुई है। और वैसे आप देखेंगे 11,098 परसेंट पूछेगा तो परसेंट याद कर लो, 48%। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि, यही आपको बताया, सर्वाधिक वृद्धि। तो वृद्धि सर्वाधिक कहां पर हुई? पश्चिम बंगाल। और सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई? जबकि केरल में सबसे कम वृद्धि। तो केरल में सबसे कम वृद्धि हुई है ना, और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तटरेखा में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात। और मैं गुजरात की राजधानी आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में गुजरात की राजधानी जरूर इसका जवाब दें। और वहीं दूसरे नंबर पे बात करेंगे, दूसरी लंबी तटरेखा, तटरेखा वाला राज्य, तो बताएंगे इसको, ये हो गया है हमारा तमिलनाडु। क्या हो गया है? तमिलनाडु। यही लिख देता हूं, तमिल। ठीक है। और वहीं तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो तीसरे स्थान पर आपको बताया था आंध्र प्रदेश, तीसरी लंबी तट रेखा वाला राज्य, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर। एक चीज और आपको बताऊं इसमें कि हमारा जो पांडिचेरी था, पुडुचेरी था, ठीक है ना, उसकी जो तट रेखा रह गई है बहुत ही कम रह गई है। तो मैं उसको लिखता हूं पुदुचेरी या पुडुचेरी, नोट में लिखता हूं, एनओटी नोट, पुडुचेरी की तट रेखा 4.5 किलोमीटर रह गई। तो पुडुचेरी या पांडिचेरी की जो तट रेखा है वो कितनी रह गई है? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि जो 9 तट रेखा हैं, हमारे 9 राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं, समुद्री तट पर स्थित हैं, उनके नाम क्या हैं और वो पश्चिम में है या पूरब में है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में भी जवाब ना दें तो इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये अब आज की क्लास का आखिरी पॉइंट, जिसका नाम था भारत तटरेखा की पुनर्गणना। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे सुबह 6 बजे। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग लाइव आ सकें, ठीक है, क्योंकि लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बहुत इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू है मेरे पास इसलिए। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा, आपके एक दोस्त, आपके मित्र और आपके रास्ते के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।